तो आज से इंशाल्लाह हम अपना फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी को बिल्कुल ख़त्म करेंगे और इसका जो लास्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है पीएमडीसी ने और हमने, कि इसका एक बॉटनी पार्ट है और एक ज़ूलॉजी पार्ट है। सो आज का लेक्चर से हम बॉटनी पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है मगर इतना भी शॉर्ट नहीं है, 2 SL उसके ऊपर है मगर ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम ज़ूलॉजी के ऊपर आके फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, फिर हम सेकेंड ईयर की बायो पर आएंगे। सो हमारा फर्स्ट SLO ऑफ द ट्रांसपोर्ट विच इज़ डिस्क्राइब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक तो ये हो गया। और डिस्क्राइब वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट्स, जाइलम एंड फ्लोम, एक ये हो गया। सो ये हमारे पास बॉटनी पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट चैप्टर के बॉटनी पार्ट को आज से। सो उसके बाद हम अपना फर्स्ट ईयर का टॉपिक एंड करेंगे। सो मैं हेडिंग डालता हूँ ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में अगर हम बॉटनी का पार्ट देखें तो मैं लिखता हूँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो ज़्यादा सॉइल के अंदर नहीं हो, मतलब ज़्यादातर रूट्स का काम नहीं है कि वो सॉइल के अंदर हो, मगर उनका मकसद क्या है, उन रूट्स का काम ये है कि ऑल्सो एब्जॉर्ब, जो सॉइल के अंदर होते हैं, ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स, कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एंड वाटर को भी एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिनरल और उस वाटर को सॉइल के से एब्जॉर्ब करना। सो प्लांट्स के जो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। ये इसके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको चाहिए होते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसके साथ साथ लाइट भी चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स में लाइट का क्या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट के अंदर, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। सो अब मैं ट्रांसपोर्ट के जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि अगर ये डेफिनेशंस हमें समझ नहीं आएंगी तो हम आगे मतलब नहीं बढ़ सकते, ना पढ़ सकते। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मतलब है वो ये है कि इसमें सेल्यूलर एनर्जी को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, यानी कि इट रिक्वायर्स सेल्यूलर एनर्जी। सेल्यूलर एनर्जी को बोलें तो ATP के कंजम्पशन, ATP की मदद से जो ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो मॉलिक्यूल्स इसमें कैसे मूव करते हैं? मॉलिक्यूल्स मूव अप हिल, अप की तरफ जाते हैं अगेंस्ट अ ग्रेडियंट। अगेंस्ट अ ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जब ग्रेडियंट की फोर्स को, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की फोर्स को इसे ओवरकम करना होगा तो ये एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के लिए से एनर्जी चाहिए, दैट इज़ द ATP और सेल्यूलर एनर्जी। ठीक है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है? सेलेक्टिव है, एक सेलेक्टिव टाइप है, एंड इज़ डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन रेस्पायरेशन, क्योंकि सेल्यूलर एनर्जी का जब कंजम्पशन हो रही है तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। सो कुछ आयन जो हैं आपके मूव बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव का मतलब ये है कि विदाउट एनर्जी कंजम्पशन जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे हम पैसिव, और विद द एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये डेफिनेशन हो गई एक्टिव की और पैसिव की। और लास्ट मेरे पास की डेफिनेशन है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है? सो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म है वैसे तो, जिसमें एनर्जी नहीं होती कंजम्पशन। सो इसमें होता ये है, डिफ्यूजन का मतलब पहले तो समझना चाहिए कि डिफ्यूजन में हमारे पास हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में हमेशा
मॉलिक्यूल्स जाते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं एक्रॉस मेम्ब्रेन के एक्रॉस डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल्स की विद द असिस्टेंस ऑफ प्रोटीन्स या विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एक फैसिलिटेटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करता है कि उनको फैसिलिटेट कराता है डिफ्यूजन में। तो जिस प्रोसेस में प्रोटीन्स की मदद से डिफ्यूजन हो तो उससे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, कुछ आयन्स होते हैं वाटर के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, और उसी डिज़ोल्विंग पावर की मदद से वो डिफ्यूज़ होते हैं वाटर से प्रोटीन्स की मदद से। अब ये जो कुछ आयन्स हैं इनके चैनल्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, तो इसकी वजह से आयन का एक फ्लो बरकरार रहता है। सो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ करेंगे प्रोटीन की मदद से, और जो इसकी हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड्स हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से, बिकॉज दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, इसकी मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म था जिसको हमने देखा। तो इसी के साथ साथ मेरे पास अब एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारे एसएलओ में हाईलाइट किया हुआ है और जो बॉटनी पार्ट का सबसे मेन पार्ट है, दैट इज़ द अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स के ज़रिए वाटर का अपटेक, दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। उसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो अगर मैं ये लिखने बैठता पूरी चीज़ें और समझाता तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता और हमारे पास इतना टाइम है नहीं। सो इसलिए मैंने इसकी इमेज कैप्चर की और इसको यहाँ पे लाया। अब मैं इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और इसकी टर्म्स क्या हैं। इसी तरह हम आगे के जो बॉटनी पार्ट है कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बॉटनी पार्ट ना मटेरियल बहुत है, समझने का इतना नहीं है, मटेरियल बहुत है। तो उसको मटेरियल को कैप्चर करने के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए। सो वो रिसोर्स मेरे सामने है, अब मैं इसको समझाऊंगा। फिर जब हम एनिमल्स का स्टार्ट करेंगे जूलॉजी, तो उसमें हम लिख के सब कुछ समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वो समझने वाला है लिख कर। सो बॉटनी पार्ट का मेरे पास दैट इज़ अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो रूट्स के ज़रिए वाटर कैसे आता है, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, वो पढ़ेंगे। सो ऑस्मोसिस इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट की एक नेट मूवमेंट है। वी नो दैट वाटर इज़ अ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमिएबल होती है, यानी कि सिर्फ वाटर की नहीं होती है, अदर सॉल्यूट्स के लिए नहीं होती। तो उस सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के मुताबिक जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन या हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। डिफ्यूजन में क्या था, हाई टू लो तो था जैसे ऑस्मोसिस में, मगर परमिएबल कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो एक ये टर्म हो गई। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच अ सॉल्वेंट मूव्स। एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट जो है आपका मूव करता है विदाउट इनपुट ऑफ एनर्जी, जिसमें कोई एनर्जी की इनपुट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी की वो होती है कंजम्पशन। अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिएबल टू द सॉल्वेंट यानी कि वाटर, बट नॉट टू द सॉल्यूट को नहीं होती परमिएबल, अभी हमने बताया। सेपरेटिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। मेरे पास यहाँ पे टू सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे, उनको आपस में सेपरेट रखती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। वाटर मूवमेंट हो सकती है मगर सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। ऑस्मोसिस रिलीजेस एनर्जी। ऑस्मोसिस एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती, रिलीज़ करती। वाइल इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजम्पशन हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी की रिलीजिंग हो रही है। एंड कैन बी मेड टू डू वर्क। ये वर्क करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ऑस्मोसिस। एज व्हेन अ ग्रोइंग ट्री रूट, जहाँ हमारा जो ग्रोइंग ट्री का कोई रूट होता है, स्प्लिट्स अ स्टोन। इसकी एक एग्जाम्पल है, तो उसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की नहीं है। सो ये एक बात थी बस। अब जो इसकी असल बात है वो क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर की जो नेट मूवमेंट है फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड हाइपोटोनिक। अच्छा यहाँ पे या बिल्कुल सही बात है कि जो वाटर की जो नेट मूवमेंट है वो कैसी होती है, हाइपोटोनिक सॉल्वेंट्स। हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन जो होगी ज़्यादा होगी, यानी कि वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर हाइपर से याद कर लो सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मतलब ये है कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ लिखा है लेस कंसनट्रेटेड, तो लेस हाइपर यानी कि हाइपोटोनिक होगा जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। टू द मोर कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा।
विच टेंड्स टू रिड्यूस द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देगा. दिस अफेक्ट कैन बी काउंटर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोटोनिक. जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का प्रेशर इंक्रीज कर देंगे हाइपोटोनिक के मुताबिक, तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड. अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? टू बी द प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर हमें पता है किसका यूनिट है, फोर्स पर यूनिट एरिया का, यानी कि न्यूटन मीटर. ठीक है. अच्छा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम. एक ऐसा प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि रिक्वायर करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करने के, विद नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है कि नो नेट मूवमेंट, यानी कि मीनिंग दैट द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है ना वो सिर्फ डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर, बट नॉट ऑन इट्स आइडेंटिटी. इसका मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 3 है, सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 3 पर डिपेंड करेगी, उस सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो किस नेचर का है. सो दैट इज़ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम, ताकि नेट मूवमेंट ना हो सके. तो यहाँ तक हमने इसको समझा. ऑस्मोसिस इज इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज मैनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सेमी परमिएबल. हमें पता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल है. इन जनरल दीज मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल नहीं है, उन्हें जाने नहीं देती, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं. सच एज पॉलीसेक्राइड्स हमें पता है लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए परमिएबल नहीं है, इम्परमिएबल है. वाइल परमिएबल टू वाटर एंड स्मॉल अनचार्ज सॉल्यूट्स, उनके लिए परमिएबल है. तो ये मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. पर सेमी परमिएबल. परमिएबिलिटी मे बी डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़. परमिएबिलिटी यानी कि कितना जाने की उसको मिकदार में, मतलब कितना जाने के लिए उसको अलाउ करेगी मेम्ब्रेन, वो ये डिपेंड करती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी कितनी, यानी कितना सॉल्यूबल हो सकती है उसके अंदर. भाई कोई चीज़ वाटर के अंदर उतना ही सॉल्यूबल होगी ना जितना उसके अंदर हम उसके मतलब कंसनट्रेशन होगी या उसकी डिजॉल्विंग पावर होगी. अब NaCl को अगर मैं डालूंगा वाटर के अंदर तो वो तो कम्प्लीटली डिजॉल्व है, मगर उसी की जगह मैं पत्थर डालूंगा तो वो तो सॉल्यूबल नहीं होगा ना. सो ये परमिएबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्यूबल है, चार्ज ऑफ द आयन प्लस और नेगेटिव, और केमिस्ट्री एज वेल एज सॉल्यूट साइज, सॉल्यूट का साइज और उसकी केमिस्ट्री यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन. वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल थ्रू द, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन से, फिर वहाँ से टोनोप्लास्ट. हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर में टोनोप्लास्ट इज़ द वैक्यूल, यानी कि टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं हम, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, और टू प्रोटोप्लास्ट इन 2 वेज. अब वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टोनोप्लास्ट तक या प्रोटोप्लास्ट तक किस तरीके से जा सकते हैं? हमारे पास 2 तरीके हैं. आइदर बाय डिफ्यूजिंग अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बायलेयर डायरेक्टली, हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड के अंदर अगर डिफ्यूज़ हो जाएगा तो या तो उसके जरिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, और भैया एक्वापोरेंस. एक्वापोरेंस का मतलब है स्मॉल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन स्मॉल जिन्हें हम एक्वापोरेंस कहते हैं, सिमिलर टू डोज इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड क्रिएटिंग आयन चैलेंज, यानी कि या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसफ़र करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, या फिर फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाएंगे. तो इस तरीके से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर सकते हैं. ऑस्मोसिस प्रोवाइड्स द प्राइमरी मीन्स बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स. वाटर बाहर और अंदर जाने के लिए जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का वो प्राइमरी है. द टर्गर प्रेशर, यानी कि वाटर का जो प्रेशर होता है अंदर सेल के अंदर, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, ऑफ अ सेल इज़ लार्जली मेंटेन्ड बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस से ही ये टर्गर प्रेशर मेंटेन किया जाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन द सेल इंटीरियर एंड इट्स रिलेटिवली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. उसके जो अंदर टर्जिडिटी है, उसके अंदर जो वाटर का हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, उसके अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस और सेल के इंटीरियर के अक्रॉस. सो दैट इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइमरी ऑस्मोसिस या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. इफ़ वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, अगर वाटर ऑस्मोसिस से मूव कर रही है इनटू अ सेल, सेल के अंदर, अब बड़ा अच्छा प्रोसेस है. अगर वाटर आपकी सेल के अंदर मूव कर रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सेल है, इसके अंदर वाटर मूव कर रही है, इसको हम कहेंगे एंडोस्मोसिस.
एंड इफ द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल इट्स कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, मूव गई तो एक्सोस्मोसिस बाहर। फॉलोइंग आर द पाथ्स टेकन बाय वाटर टू रीच द जाइलम टिश्यू। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताऊँगा जो कि इस पूरे बॉटनी पार्ट का निचोड़ है, वो क्या है पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि क्या है। हमारे पास जो है जाइलम है और फ्लोम है। सो जाइलम हमें पता है वाटर कैरी करता है या सॉल्वेंट, और जो फ्लोम है, फ्लोम में एफ से यानी कि फूड आता है तो फूड, फ्लोम इज़ अ फूड कैरियर। सो अब ये फूड और जाइलम यानी कि अब अभी हम जाइलम की बात करें यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो हम फ्लोम को काट दें, फ्लोम बाद में पढ़ेंगे तो उसको हम हटा देते हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता। अगर जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो वो 3 पाथवेज़ के ज़रिए होगा, जिसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। तो इनका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इज एपोप्लास्ट पाथवे। इट इज़ द पाथवे, एक ऐसा रास्ता है इन्वॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। एक सेल वॉल है और उसके बराबर में एक सेल वॉल है, एडजेसेंट सेल वॉल्स, इन्वॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स विच इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट रूट्स, जो कि प्लांट रूट्स से कंटिन्यू है। इन द रूट्स एपोप्लास्ट पाथवे बिकम्स डिसकंटिन्यूस। रूट्स के अंदर एपोप्लास्ट पाथवे डिसकंटिन्यूस हो जाता है इन द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक सेल है नीचे की तरफ, इसके ऊपर हाइपोडर्मिस और इसके ऊपर एपिडर्मिस। सो एंडोडर्मिस के अंदर जाके डिसकंटिन्यूस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कुछ स्ट्रिप्स होती हैं। अब जैसे कि मैंने ये एडजेसेंट सेल वॉल्स बनाई, तो अब एपोप्लास्ट पाथ में जो ये एरो है दिस शोज द एपोप्लास्ट पाथ, ये वाटर की मूवमेंट करा रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स हैं, कहाँ पर, एंडोडर्मिस के अंदर, रूट्स के। तो वहाँ पर जब ये जाएगा एपोप्लास्ट पाथवे तो ये डिसकंटिन्यू जाएगा, आगे नहीं बढ़ सके। तो ये एडजेसेंट सेल वॉल से रिलेटेड है ना, कोई और तो मॉलिक्यूल नहीं है इसमें इन्वॉल्व, सिर्फ सेल वॉल है। इसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, और जो ये स्ट्रिप्स बीच में जो उसको रोक रही हैं इसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो अगर MCQs आए विच प्रोसेस इन एपोप्लास्ट पाथवे विच टर्म स्टॉप द प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, तो हम कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है। अच्छा, अब तो हो गई एडजेसेंट सेल वॉल्स के बराबर में जो एपोप्लास्ट पाथवे हम जिसे कह रहे हैं। अब बात आती है सिम्प्लास्ट पाथवे के, ये क्या है। तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल्स। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है। हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड, और उसके जो जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सो प्रोटोप्लास्ट के अब सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वहाँ से लेकर दूसरे प्रोटोप्लास्ट तक, उससे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। इन द सेल्स ऑफ द रूट, यानी कि ये एंडोडर्मिस में तो हो रहा है। द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा कैन बी रिगार्डेड एज एक्टिंग टुगेदर एज वन पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि सिम्प्लास्ट पाथवे इज़ द पाथवे जो कि इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है रूट सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स के जो सेल्स हैं, इन द सेल्स ऑफ रूट द सेल मेम्ब्रेन, एक तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, एक साइटोप्लाज्म हो गया फ्लूइड, और प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कैरियर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं ना, इसी तरह प्लाज्मोडेस्माटा भी कैरियर टाइप होता है। कैन बी रिगार्डेड एज एक्टिंग टुगेदर, ये तीनों साथ एक्ट करते हैं एज वन पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिर्फ एक मेम्ब्रेन बनाने के लिए पार्शली परमिएबल। कौन कौन से, रूट्स के सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब आपके एज अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ टुगेदर। दिस इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे इन द प्रोटोप्लास्ट टू द अदर प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका आगे तक जाता है ये वाला पाथवे। जो स्टॉप हो जाता है वो होता है एपोप्लास्ट पाथवे। अब आते हैं हम लास्ट पाथवे के अंदर, जैसे वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे इतना कॉमन नहीं है मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस पाथवे, अब देखें वैक्यूलर पाथवे का मतलब पता है क्या है, वैक्यूल टू वैक्यूल। अगर मैं यहाँ पे से तो सेल मेम्ब्रेन लग रही है, मैं वैक्यूल, ये वैक्यूल और ये भी वैक्यूल आउटर वाली, वैक्यूल टू वैक्यूल, उसे हम कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। In this pathway, water moves from vacuole to vacuole through neighboring cells, crossing the symplast and apoplast in the process and moving through the cell membrane by osmosis. Water moves passively down a concentration gradient.
अब ये बात समझने वाली है, जो मेरे ख़ास समझ नहीं आई होगी आपको, मैं दोबारा समझाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब अभी हमने पढ़ा कि वैक्यूल टू वैक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। सो किसके ज़रिए? नेबरिंग सेल्स के ज़रिए। तो ये वैक्यूल किस किस को क्रॉस कर रही है? एपोप्लास्ट पाथवे को भी और सिम्प्लास्ट पाथवे को भी। तो इन दोनों को क्रॉस कर दिया वैक्यूल पाथवे ने, वैक्यूलर पाथवे ने। इन द प्रोसेस एंड मूविंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, और सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए अगले सेल मेम्ब्रेन तक, यानी कि एक वैक्यूल के ज़रिए अगले वैक्यूल तक जो जा रही है, ऑस्मोसिस के ज़रिए जा रही है। हमें पता है ये बात, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। तो वाटर मूव्स पैसिवली डाउन आ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जब ऑस्मोसिस हो रहा है तो भाई हायर से लोअर जा रही है, ना कि डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पैसिवली कर रही है ना, एक्टिवली तो नहीं कर रही, क्योंकि एक्टिवली तो एटीपी चाहिए होता है, तो पैसिवली कर रही है। तो इसको हमने कहा वैक्यूलर पाथवे। तो इस तरीके से हमारा अपटेक ऑफ रूट्स बाय ऑस्मोसिस होता है। सो अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, सॉरी, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसको हमने पढ़ा यहाँ तक। इसके बाद मेरे पास एक टर्म है, दैट इज़ द प्लाज्मोलिसिस, के प्लाज्मोलिसिस या फिर प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। सो प्लाज्मोलिसिस इज एन इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर ऑस्मोसिस का इफेक्ट है, ऑस्मोसिस इन प्लांट्स, ठीक है। ऑस्मोसिस हमें पता है नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। सो अब मैं यहाँ पे कुछ इमेज बनाऊँगा, कुछ डायग्राम बनाऊँगा। ये एक सेल है, ये एक सेल है, और एक ये सेल है, ठीक है। इसके सॉरी, ये सेल मेम्ब्रेन्स हैं सेल की, या फिर सेल ही भी कह सकते हैं। अंदर इसका सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, यानी कि ये सेल है सेल मेम्ब्रेन, मैंने बोल दिया इसको। ये भी सेल मेम्ब्रेन और ये भी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मैंने बाहर बनाया हुआ अंदर सेल है इसके, ये वाला पोर्शन सेल है इसका। सो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया इस वाले सेल के ऊपर हाइपरटोनिक, हाइपर यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है। यहाँ मैंने लिख दिया आइसोटोनिक, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट बराबर है। और यहाँ मैंने लिखा हाइपोटोनिक, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। अब जो प्लांट सेल है जो कि ज़्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन में है, डाइल्यूट यानी कि वाटर यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा बाय एंडोस्मोसिस। तो वाटर इसके अंदर जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो वाटर इसके अंदर जाएगी। सो अब क्या होगा, इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम वाटर का सेल के अंदर। जब इंक्रीज़ होगा ये, वैसे क्योंकि ऑलरेडी ये हाइपोटोनिक था और डाइल्यूट था, मज़ीद वाटर आ गई, तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वी इंक्रीज़, वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है, हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड है, बट यहाँ पर डायरेक्टली है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। सो जो प्रोटोप्लाज्म है, ये वाला इसका प्रोटोप्लाज्म, वो क्या करेगा, पुश्ड अगेंस्ट द सेल वॉल। अब वो सेल वॉल के अंदर प्रेशर लगाएगा, पुश करेगा अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। और कंडीशन एक आ जाएगी, हमें इसे कहते हैं टर्गर, टर्गर यानी कि ज़्यादा वाटर। तो टर्गर ने क्या किया, ज़्यादा वाटर ने क्या किया, टर्गर प्रेशर ने प्लांट सेल को क्या कर दिया, पुश करने पर मजबूर किया अगेंस्ट द सेल वॉल। और जिस तरह ये प्रोसेस किस में होता है, नॉन वुडी प्लांट टिश्यू के अंदर। सो अब प्लांट सेल वॉल जो है रेजिस्ट करेगी वाटर के, अब जो ज़्यादा वाटर आएगा उसको प्लांट सेल वॉल नहीं आने देगी, भाई कहेगी अब मैं नहीं आने दे रही, वैसे ही बहुत पानी है अंदर, ठीक है। सो अब एक ऐसा टाइम आएगा जिसे हम कहेंगे फुल टर्गर, जिसमें ज़्यादा टर्गर प्रेशर होगा वाटर का। सो इसके अंदर प्लांट का जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। सो यानी कि जब इसने मना कर दिया ना सेल मेम्ब्रेन के, भाई अब अंदर मत आना मेरे पास, मेरे अंदर पानी वैसे ही बहुत है, तो अब ये बर्स्ट होने से सेल बच जाएगा, तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर अब दोबारा से कम हो जाएगा एट द स्टेज ऑफ फुल टर्गर। सो इसमें आपका सेल बर्स्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। सो इस कंडीशन को मैं नाम दूंगा जिसमें सेल बर्स्ट नहीं हुआ, डीप्लाज्मोलाइज्ड, कि सेल इज़ कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है।
ये टर्म याद रखनी। अब आइसोटोनिक में बाद में आऊँगा, पहले मैं आऊँगा हाइपरटोनिक के अंदर। हाइपरटोनिक के अंदर ये है कि सेल का जो वो है एनवायरनमेंट, वो ऐसा है कि हाइपरटोनिक यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर बाहर की तरफ मूव कर रही है, वाटर बाहर की तरफ मूव कर रही है। अंदर के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ने कहा कि भाई यहाँ से जाओ, मेरे अंदर वैसे ही सॉल्यूट बहुत है पानी, तुम यहाँ से निकलो। तो जब पानी निकला तो सेल का क्या हुआ, सेल श्रिंक हुआ। श्रिंक यानी कि थोड़ा सा मतलब हिलना शुरू किया। उसके साथ साथ सेल हुआ प्लाज्मोलाइज्ड। जब डीप्लाज्मोलाइज में सेल बर्स्ट नहीं हुआ तो प्लाज्मोलाइज में क्या होगा, सेल हो जाएगा बर्स्ट। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक। और आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आएंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे, तो आइसो इन्वायरमेंट यानी कि एक होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। अगर इस वाले सॉल्यूशन की मैं बात करूँ हाइपरटोनिक जो अभी हमने पढ़ा जिसमें डीप्लाज्मोलाइजेशन हो यानी कि सेल बर्स्ट नहीं हुआ, तो ये मैंने बात की प्लांट टिश्यू के अंदर, क्योंकि हमें पता है प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स टिश्यू, बट एनिमल के पास तो सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल किसको कहेगी कि भाई और अंदर मत आओ, तो सेल वॉल तो होगी ही नहीं एनिमल के पास जो वो कहेगी कि भाई पानी को भाई अंदर नहीं आओ मज़ीद। तो इसलिए अगर हम रेड ब्लड सेल्स को, RBCs को, या फिर कोई भी एनिमल टिश्यू को, एनिमल टिश्यू या एनिमल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हमारा सेल हो जाएगा बर्स्ट। तो यही कंडीशन इसलिए हम कहते हैं कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, तो अगर उसको हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका सेल बर्स्ट हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो दैट इज़ द कंडीशन। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। सो आज की क्लास में हमने प्लांट्स का, बायोलॉजी का, बॉटनी सेक्शन का, ट्रांसपोर्ट का, वाटर अपटेक पढ़ा जाइलम से, और कुछ टर्म्स पढ़ी जैसे कि प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फ्लोम। तो फ्लोम को हम पढ़ेंगे, फ्लोम का प्रोसेस के बाद हम उसको बॉटनी को ख़त्म करके ज़ूलॉजी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।